हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12 का चैलेंज टूर्नामेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। चैलेंज टूर्नामेंट में जो टीम खेलती है वो एकल एकल टीम के खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल खेल होते हैं, जैसे जूडो है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो है। इस तरह के जो गेम्स हैं उन खेलों में चैलेंज टूर्नामेंट के थ्रू चुनौती देकर खिलाड़ी अपने रैंक को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इस टीम में एक लैडर पद्धति होती है जिसको सीढ़ी नुमा पद्धति भी कहते हैं, और एक होती है इसमें पिरामिड पद्धति। तो अभी हम सीढ़ी नुमा पद्धति के बारे में जानेंगे। मान लीजिए ये हमने खिलाड़ियों के लिए मान लीजिए खिलाड़ी हैं, इसमें से हमने इन्हें नाम दे दिया। ये खिलाड़ियों की टीम है, खिलाड़ी हैं ये, और इसमें से जो ई है, ये जो रैंक है, ये सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है, सबसे अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद सेकंड रैंक का खिलाड़ी है, उसके बाद फर्स्ट रैंक का खिलाड़ी है, फिर सेकंड रैंक का खिलाड़ी। बाकी ये सामान्य खिलाड़ी हैं जो कि अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, और ये अपनी अपनी रैंक सुधारने के लिए एक दूसरे को चुनौती देंगे। लेकिन इसमें एक रूल है कि जो नीचे वाली लैडर पर खिलाड़ी है वो अपने से ऊपर वाली लैडर पर जो खिलाड़ी है, इसको स्लैब बोलते हैं, उस पर अपने से ऊपर वाले स्लैब के खिलाड़ी को चुनौती देगा। जैसे कि एफ जो है वो डी को चुनौती दे सकता है, डी सी को, सी बी को और बी ई को। लेकिन ऐसा नहीं है कि एफ जो है सीधा सी को चुनौती दे दे, एफ डी को चुनौती देगा। फिर फेडरेशन जो इन खेलों की होती है वो समय स्थान नियत करती है कि वहां पर इनका जो है टूर्नामेंट होगा, और उस टूर्नामेंट में दोनों को प्रेजेंट होगा। मान लो एफ ने डी को चुनौती दी है तो डी को भी वहां पर प्रेजेंट होना होगा और एफ को भी। अगर डी वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है तो एफ ऑटोमेटिकली डी के स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन डी वहां पर आता है, दोनों के बीच मैच होता है, तो उस मैच में जो जीतता है, मान लीजिए एफ जीत गया तो एफ डी की रैंक पर आ जाएगा। जैसे हम एक और लैडर बना के इसको देख सकते हैं। पहले राउंड में इन्होंने चुनौती दी, मान लीजिए एफ ने चुनौती दी डी को, तो एफ वर्सेस डी मैच होगा। तो 1 2 3 4, एक और बना देते हैं बॉक्स। एफ ने चुनौती दी डी को, तो उन दोनों का मैच हुआ, उसमें अगर एफ जीत जाता है तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी और सी का देखें, बी वर्सेस सी, सी ने चुनौती दी बी को और उसमें मैच हुआ उनका, और बी जो है उसमें जीत गया। बी जीत गया तो बी वहीं पर रहेगा और सी वहीं रहेगा, और ई अपने स्थान पर रहेगा। अब ई को चुनौती अगर बी देता है तो ई का भी स्थान बदल जाएगा। अगर बी जो है ई को चुनौती दे रहा है और उन दोनों के बीच मैच हो रहा है, अगर ई जीत जाता है तो ई वहीं पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने जिता दिया है ई को। और अगर बी नहीं जीतता है तो बी जो है उसके स्थान पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर बी आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये जो है सीढ़ी नुमा पद्धति कार्य करती है। अब इसमें जो खिलाड़ी नीचे की रैंक पर होते हैं वो अपनी रैंक सुधारने के लिए अपने से ऊपर वाली रैंक के खिलाड़ी को चुनौती देते हैं, और उनके दोनों के बीच मैच होता है, और फिर वो दोनों खेलकर उस मैच का निर्णय उनकी फेडरेशन करती है। जो जीतता है उसका जो है कार्ड बदल जाता है। इन्हें कार्ड दिए जाते हैं इनकी रैंक के आधार पर। तो ये थी सीढ़ी नुमा पद्धति चैलेंज टूर्नामेंट में। इसी प्रकार इस चैलेंज टूर्नामेंट में पिरामिड पद्धति होती है। इसमें इसका आकार पिरामिड की तरह इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें भी मैंने अलग अलग स्लैब बनाई है, इनको स्लैब कहा जाता है। और हर स्लैब का जो खिलाड़ी है, ये आपस में इनकी प्रतियोगिताएं होती है। उन प्रतियोगिताओं में जीतने के बाद जो पहले इन्हें अपने साथ के सभी खिलाड़ियों को जिताना होगा। जो भी यहाँ पर जीतना चाहता है, अगले रैंक में जाना चाहता है खिलाड़ी, तो अपने साथ के सभी खिलाड़ियों के साथ उसका मैच होगा। उनसे विनर होने के बाद वो ऊपर वाले रैंक में जो खिलाड़ी हैं उन्हें चैलेंज करेगा, और फिर चैलेंज करने के बाद मैच अगर होता है तो उनकी रैंक जो है, अगर ये जीत जाता है तो ये इस रैंक में शामिल हो जाएगा। अगर ये खिलाड़ी इस ऊपर वाले खिलाड़ी को चुनौती देता है और जीत जाता है तो ये ऊपर वाली रैंक में आ जाएगा, और इस रैंक में आने के बाद फिर इस रैंक से भी अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो इस रैंक में जितने भी खिलाड़ी हैं, 8 हैं, 10 है, 12, उन सबको हराने के बाद ये अगले स्लैब में जो खिलाड़ी है उसको चुनौती देगा, और फिर उस चुनौती देने के बाद अगर हारता है तो उसी रैंक स्लैब पे रह जाएगा, और जीत जाता है तो उस स्लैब पर आ जाएगा। इस तरह से इनकी स्लैब जो है ऊपर बढ़ती रहेगी, और इनकी रैंक के आधार पर, इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें कौन से स्लैब में स्थान दिया जाएगा इसका निर्णय फेडरेशन करता है। सेम उसी की तरह, लैडर पद्धति की तरह
लेकिन लैडर पद्धति में जो है, जो हार जाता है उसका कार्ड बदल जाता है, उसका स्लैब बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर वो यहाँ पर हार जाता है तो इसी स्लैब में रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो उसी स्लैब में रहेगा और ऊपर वो तभी बढ़ेगा जब वो ऊपर वाले स्लैब के खिलाड़ियों को चुनौती देकर उनको हरा देता है। तो ये दोनों में फर्क था। तो इस तरह से पिरामिड पद्धति और चैलेंज टूर्नामेंट में जो आपने देखा लैडर पद्धति, इसी तरह से एक कोबवेब पद्धति भी होती है, वो इस तरह से बनेगी। कोबवेब पद्धति में भी जैसे अभी आपने पिरामिड पद्धति में देखा, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर अलग अलग पिरामिड बन गए हैं। तो हर इसमें ये फर्क है कि इसमें जो भी खिलाड़ी इस स्लैब पर हैं, वो इस स्लैब में इधर भी जितने भी खिलाड़ी हैं, इस स्लैब में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, हर स्लैब में खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग हो सकती है। उन इस स्लैब में ये जितने भी खिलाड़ी इसमें फर्स्ट स्लैब में हैं, इन सबको हराने के बाद ही वो अगले स्लैब के किसी भी खिलाड़ी को चुनौती देकर उस स्लैब पर पहुंच सकता है। फिर जब सेकंड स्लैब पर वो पहुंच जाएगा तब वहां पर भी यही पद्धति होगी। इस तरह से वो इस स्लैब के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको हराने के बाद ही वो अगले स्लैब पर पहुंच सकता है। बस इसमें जो रैंक सुधारते सुधारते वो इस तरह से ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर हार जाए तो वो वापस अपनी नीचे वाली रैंक पे पहुंच जाएगा, ऐसा इस पद्धति में नहीं होता। इसमें आप अगले स्लैब को तभी चुनौती दे सकते हैं जब इस स्लैब के सारे खिलाड़ियों को आप हरा देंगे। जो कोई भी खिलाड़ी अगर अपनी रैंक सुधारना चाहता है, इसी तरह से अपनी रैंक को सुधारते हैं फर्स्ट से सेकंड पे, फिर ये जो लास्ट का है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ से थर्ड पे आएगा, थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे, फिर लास्ट में वो विनर इसी तरह से घोषित होगा। तो ये कोबवेब पद्धति और लैडर पद्धति और पिरामिड पद्धति, ये 3 जो प्रकार थे चैलेंज टूर्नामेंट के थे। और आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद बच्चों।